हेलो स्टूडेंट, क्लास चल रही है हमारी सॉलिड स्टेट फिजिक्स यूनिट फर्स्ट। और यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत लास्ट पढ़ा था हमने एचसीपी स्ट्रक्चर, और ये भी बताया था कि जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम मिलर सूचकांक। तो मिलर सूचकांक से पहले बेटा एक छोटा सा टॉपिक पढ़ लेते हैं, एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो आपको वो टॉपिक में कंप्लीट करा चुका हूं, फिर भी क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन किस प्रकार के आता है एग्जाम में। तो बेटा क्वेश्चन है आपका संकुलन गुणांक। कि जो संकुलन गुणांक होता है वो क्या होता है एवं संकुलन गुणांक का भौतिक महत्व क्या है। कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन, इसको सॉल्व करने से पहले आपको बीसीसी स्ट्रक्चर पढ़ाई थी, एससी स्ट्रक्चर पढ़ाई, एचसीसी स्ट्रक्चर पढ़ाई थी और लास्ट पढ़ाई थी आपको एचसीपी स्ट्रक्चर। सब में आपको मैंने संकुलन गुणांक का मान बताया था, फॉर्मूला भी बताया था। तो उन सभी का उपयोग करके ही हमें इस क्वेश्चन का जवाब देना है। तो बेटा संकुलन गुणांक या पैकिंग फैक्टर, तो क्वेश्चन है बेटा हमारा संकुलन गुणांक का संकुलन गुणांक का भौतिक महत्व या भौतिक अर्थ क्या है, फिजिकल मीनिंग ऑफ पैकिंग फैक्टर। अथवा बेटा ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी मिलेगा कि संकुलन गुणांक किसी क्रिस्टल के अध्ययन में किस प्रकार से सहायता करता है। जो पैकिंग फैक्टर होता है संकुलन गुणांक किसी क्रिस्टल के अध्ययन में किस प्रकार सहायता करता है। तो बेटा इसका आंसर आपको बताया था संकुलन गुणांक या पैकिंग फैक्टर। जो संकुलन गुणांक पैकिंग फैक्टर का जो फॉर्मूला था वो बताया बेटा Vm अपॉन V। क्या वो V क्या था? यूनिट सेल का आयतन। Vm क्या था? यूनिट सेल में परमाणुओं का आयतन। अर्थात जो कि यूनिट सेल के वॉल्यूम के सापेक्ष प्रति एकक कोष्ठ का परमाणुओं द्वारा घेरे गए आयतन को प्रदर्शित करता है। किसके सापेक्ष? यूनिट सेल के आयतन के सापेक्ष प्रति एकक कोष्ठ का परमाणुओं द्वारा घेरे गए आयतन को कौन निरूपित करता है बेटा? पैकिंग फैक्टर। जिससे हमें यह ज्ञात होता है कि किसी क्रिस्टल में परमाणुओं के बीच जो वॉइड स्पेस होता है या कहें हम जो रिक्त स्पेस होता है या वैकेंट स्पेस होता है वो कितना होता है। वॉइड स्पेस का मान जितना कम होगा, वॉइड स्पेस क्या होगा? जितना कम होगा
एवं पैकिंग फैक्टर पीएफ क्या होगा, उतना ज्यादा होगा, कोई क्रिस्टल उतना ही क्या होगा बेटा, सुसंकलित होगा। उस क्रिस्टल की जो संरचना है उतनी ही क्या होगी, सुसंकलित संरचना होगी। कब, जब उसका जो वैकेंट स्पेस है वो तो क्या है, कम, एवं पैकिंग फैक्टर क्या है, हाई। उस कंडीशन के अंतर्गत जो हमारा क्रिस्टल है वो क्या होता है बेटा, अधिक सुसंकलित होता है। जैसे आपको बताया बेटा एचसीपी स्ट्रक्चर कि एचसीपी स्ट्रक्चर के अंतर्गत एमजी एवं बीसीसी क्रिस्टल के अंतर्गत एचसीपी स्ट्रक्चर में एग्जांपल लेते हैं एमजी एवं वीसीसी स्ट्रक्चर में एग्जांपल लेते हैं एनई। आपको पहले बता चुका हूं, आपको कंप्लीट करा चुके हैं एचसीपी स्ट्रक्चर, बीसीपी स्ट्रक्चर। एचसीपी स्ट्रक्चर का जो वॉइड स्पेस होता है वो कम होता है, पैकिंग फैक्टर होता है ज्यादा होता है, किसकी तुलना में, बीसीसी स्ट्रक्चर की तुलना में। एचसीपी स्ट्रक्चर का जो वॉइड स्पेस था, जो पैकिंग फैक्टर था, एचसीपी का जो पीएफ था उसकी वैल्यू थी 74%, तो इसके जो वर्ड स्पेस की वैल्यू क्या निकली थी, 26%। जबकि बीसीसी स्ट्रक्चर के जो पैकिंग फैक्टर होता है, पीएफ होता है, इसकी वैल्यू होती है 68%, तो इसके वर्ड स्पेस की वैल्यू कितनी निकली बेटा, 32%। तो एचसीपी स्ट्रक्चर का पैकिंग फैक्टर तो क्या है, हाई, वर्ड स्पेस क्या है, लॉ, इसलिए एचसीपी स्ट्रक्चर बीसीसी स्ट्रक्चर की तुलना में क्या होती है, अधिक सुसंकलित होती है। इसीलिए एमजी क्रिस्टल का या एमजी क्रिस्टल में वर्ड स्पेस का मान एनए क्रिस्टल की तुलना में क्या होगा, कम होगा। तो यही होता है हमारा पैकिंग फैक्टर। प्रत्येक के लिए हम इसका विस्तृत रूप से अध्ययन कर चुके हैं। अब आज की क्लास का जो हमारा न्यू टॉपिक है उसको हम कंटिन्यू करते हैं। मिलर सूचकांक, आपको पहले ही बताया था, कल आपको कि जो नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा मिलर सूचकांक। तो बेटा मिलर सूचकांक एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन 100% मिलेगा आपको। मिलर सूचकांक, मिलर सूचकांक या बोले बेटा मिलर इंडिकेस सूचकांक का मतलब इसको निरूपित कर रहे हैं, कैसे निरूपित कर रहे हैं। तो बेटा मिलर सूचकांक क्या होता है, क्रिस्टल तलों में अभिविन्यासों को अंतःखंडों के व्युत्क्रमों के रूप में निरूपित करने के लिए प्रयुक्त सूचकांक मिलर सूचकांक कहलाते हैं। अर्थात मिलर सूचकांक क्या होगा बेटा, क्रिस्टल तलों में या बोले क्रिस्टल तलों एवं अभिविन्यासों को अंतः खंडों के व्युत्क्रमों के रूप में निरूपित करने या बोले प्रदर्शित करने के लिए प्रयुक्त सूचकांक ही मिलर सूचकांक कहलाते हैं। प्रयुक्त सूचकांक क्या कहलाते हैं बेटा, मिलर सूचकांक कहलाते हैं। मिलर सूचकांकों को हम एच के एल के द्वारा क्या करते हैं, निरूपित करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। या कहें बेटा हम किसी क्रिस्टल की ज्यामितीय संरचना के अध्ययन के लिए हमें आकाश में क्रिस्टल तरों की स्थिति एवं अभिविन्यासों की क्या होती है, आवश्यकता होती है।
या कहे एक प्रकार की क्रिस्टल संरचना समांतर तलों के अभिविन्यास व स्थिति को व्यक्त करने के लिए जिन सूचकांकों की आवश्यकता होती है वे सूचकांक ही मिलर सूचकांक कहलाते हैं। तो बेटा किसी क्रिस्टल के मिलर सूचकांक जो होते हैं उनको निम्नलिखित चरणों में या कहे हम किसी क्रिस्टल जालक में क्रिस्टल तल द्वारा अक्षों पर काटे गए अंतःखंड ज्ञात है हमें, तो हम क्रिस्टल तल की स्थिति व अभिविन्यास भी ज्ञात कर सकते हैं। किसकी सहायता से? मिलर सूचकांकों की सहायता से। अर्थात यदि हमें किसी क्रिस्टल तल द्वारा अक्षों पर काटे गए क्या अंतःखंड ज्ञात है, आपको अक्षों पर काटे गए अंतःखंड ज्ञात है, तो इन अंतःखंडों एवं मिलर सूचकांकों की सहायता से हम क्रिस्टल तल की स्थिति एवं अभिविन्यास को भी क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं। किसी क्रिस्टल के जो मिलर सूचकांक होते हैं वो निम्न प्रकार ज्ञात करते हैं। मिलर सूचकांकों को बेटा निम्न प्रकार ज्ञात करते हैं। इसके अंतर्गत हम बोले स्टेप फर्स्ट या प्रथम चरण जो होता है, सर्वप्रथम क्या करते हैं बेटा? क्रिस्टल में अक्षों को A, B, C से निरूपित करते हैं। कोई हमारा क्रिस्टल है उसमें हम अक्षों को A, V व C के द्वारा क्या कर लेते हैं बेटा? निरूपित करते हैं और इन अक्षों पर क्रिस्टल तलों द्वारा काटे गए अंतःखंडों को जालक नियतांकों के पदों में ज्ञात करते हैं। सर्वप्रथम जो हमारा काम होता है वो होता है क्रिस्टल में अक्षों को ABC से निरूपित करते हैं और इन अक्षों पर क्रिस्टल तलों द्वारा जो काटे गए अंतःखंड होते हैं उनको किन के पदों में? जालक नियतांकों लैटिस कांस्टेंट्स के पदों के रूप में ज्ञात कर लेते, जालक नियतांकों के पदों के रूप में ज्ञात कर लेते हैं। स्टेप जो सेकंड है बेटा उसके अंतर्गत क्या करते हैं? इन अंतःखंडों को निम्न प्रकार अनुपातिक रूप में लिखते हैं। जो हमने अंतःखंड काटे उनको अनुपात के रूप में कैसे लिखते हैं बेटा? PA अनुपात QV अनुपात RC स्मॉल RC। जो हमने अंतःखंड काटे थे उनको हम इस प्रकार अनुपात के रूप में लिख लेते हैं कि PA अनुपात QV अनुपात RC। अब चलते हैं बेटा स्टेप थर्ड। तो थर्ड स्टेप में क्या करते हैं? यहां जो हमारे PQR है वो तो है अंतःखंड नियतांक P, Q, R, ये है हमारे अंतःखंड नियतांक एवं A, B, C है हमारे जालक नियतांक A, V, C, ये कहलाते हैं हमारे लैटिस कांस्टेंट्स या जालक नियतांक। अब थर्ड स्टेप में क्या करते हैं बेटा? अब अंतःखंड गुणांकों जो अंतःखंड गुणांक थे P अंतःखंड गुणांकों P, Q व R को व्युत्क्रमों के रूप में लिखकर, व्युत्क्रम का मतलब क्या हो जाएगा? 1/P, 1/Q व 1/R के रूप में लिखकर इनके हरों का एलसीएम लेते हैं। इनके हर क्या है? PQR क्या लेंगे? एलसीएम लेते हैं एवं 1/P अनुपात 1/Q अनुपात 1/R के रूप में लिखते हैं तथा PQR क्या लेते हैं? एलसीएम लेते हैं। अर्थात सेकंड थर्ड स्टेप के अंतर्गत हम व्युत्क्रम अंतःखंडों के गुणांकों, व्युत्क्रम अंतःखंडों गुणांक क्या है? PQR को 1/P अनुपात 1/Q अनुपात 1/R के रूप में लिखते हैं। उसके पश्चात इनका क्या निकालते हैं? एलसीएम लेते हैं या के लीस्ट काउंट मल्टीपल और एलसीएम से गुणाकार पूर्णांक बनाते हैं। अब फोर्थ स्टेप में क्या करते हैं बेटा? थर्ड स्टेप में तो एलसीएम ले लिया। अब फोर्थ स्टेप में हम अब अंतःखंड गुणांकों
P, Q, R को व्युत्क्रमों के रूप में लिखकर उनका एलसीएम लिया। थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप में करते हैं इस एलसीएम का गुणा सभी अंतःखंड व्युत्क्रमों में करने पर प्राप्त होने वाले पूर्णांक ही HKL मिलर सूचकांक कहलाते हैं। अर्थात ये जो हमारे 1/P, 1/Q, 1/R, PQR का एलसीएम लिया। अब PQR का जो एलसीएम आएगा, PQR के एलसीएम का मल्टीप्लाई करेंगे हम 1/P, 1/Q, 1/R, 1/P, 1/Q, 1/R से। अब जो हमें प्राप्त होगा वो HKL ही हमारे मिलर सूचकांक कहलाते हैं। नेक्स्ट स्टेप, लास्ट स्टेप बेटा, यदि मिलर सूचकांक नेगेटिव प्राप्त हो रहे हैं, कैसे प्राप्त हो रहे हैं बेटा? यदि ये जो मिलर सूचकांक है वो नेगेटिव प्राप्त हो रहे हैं तो इन्हें बार का चिन्ह लगाकर निरूपित करते हैं। अर्थात हमें जो मिलर सूचकांक मिले वो -H, -K, -L, तो अब इनको हम निरूपित करेंगे H बार, K बार, L बार। तो ये कहानी होती है बेटा हमारा मिलर सूचकांक की या मिलर इंडिकेज की। तो एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं बेटा। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मिलर सूचकांक हमने कैसे किए। देखो एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, साइज थोड़ा कम करते हैं पहले की। क्वेश्चन है बेटा कि एक तल के मिलर सूचकांक ज्ञात करो जो कि तीनों अक्षों के अनुपात दे रखे, A अनुपात 3B अनुपात -2C। अर्थात हमें मिलर सूचकांक ज्ञात कर रहे हैं किसी क्रिस्टल तल के, उसमें हमें अक्षों का अनुपात दे रखा है। वह अनुपात है हमारा A अनुपात 3B, A अनुपात 3B अनुपात -2C। तो बेटा किसी क्रिस्टल के जो अनुपात दे रखे हैं हमको, वो दे रखे हैं A अनुपात 3B अनुपात 2C। अब इसके लिए हमें मिलर सूचकांक ज्ञात करने हैं, जहां A, B, C क्या है? प्रचलित अर्थ लिए हुए। अर्थात A और B और C का क्या अपना स्वयं का क्या है? अर्थ है। तो देखो बेटा, मैंने आपको बताया था सर्वप्रथम क्या करते हैं हम, अंतःखंडों को गुणांकों के अनुपात में लिखते हैं। अर्थात आपको बताया था इनको लिखते हैं हम P अनुपात A, P A अनुपात Q V अनुपात R C। अब देखो बेटा यहां लिख रहा है हमारा A अनुपात 3B अनुपात -2C, तो इनकी आपस में परस्पर तुलना करते हैं। तो देखो A है, B भी है, C भी है। तो देखो यहां से आपको मिलेगा कि बेटा P अनुपात Q अनुपात R किसके बराबर मिलेगा? 1/3 अनुपात -2। उसके बाद मैंने आपको बताया स्टेप सेकंड में कि अंतःखंड गुणांकों का, फर्स्ट स्टेप में अंतःखंड गुणांकों का अनुपात लिखा, सेकंड स्टेप में बताया अंतःखंड गुणांकों को उनके व्युत्क्रमों के रूप में लिखने पर, अर्थात 1/P अनुपात 1/Q अनुपात 1/R। तो क्या लिखेंगे? 1/1 अनुपात 1/3 अनुपात -K 1/2। सेकंड स्टेप में क्या बताया? इनका एलसीएम लेते हैं। तो देखो एलसीएम 1, 3, 2 का एलसीएम क्या आएगा? 6। 1, 3 और 2 का जो एलसीएम क्या है? 6। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या किया? इस एलसीएम का प्रत्येक पद में क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो बेटा 6 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो क्या होगा?
6 अनुपात, अब 6 का मल्टीप्लाई करना है हमको, 6 मल्टीप्लाई 1/3, 3 से कितनी बार गया 2 बार, तो अनुपात 2। अब क्या करना है, 6 मल्टीप्लाई 1/2, 2 से 3, लेकिन क्या है माइनस, तो -3। ये जो प्राप्त हुए हमें, यही क्या कहलाते हैं, हमारे मिलर सूचकांक। तो बेटा मिलर सूचकांक क्या मिला हमको, 6 2 -3। क्या बताया था, माइनस वाले को कैसे लिखते हैं, तो 6 2 3 बार। ये हो गया हमारा बेटा मिलर सूचकांक। एक और एग्जांपल लेते हैं बेटा, हमको दिया हुआ है एक तल द्वारा अक्षों पर काटे गए अंतःखंड क्रमशः 2a 3a 4a तथा अक्षों का अनुपात ABC 4:3:2, तो मिलर सूचकांक ज्ञात करो। कि हमको दे रखा है बेटा कि P अनुपात Q अनुपात R दे रखा है हमको 2:3:4, और दे रखा है हमको A अनुपात V अनुपात C, ये दे रखा है हमको 4:3:2, और फाइंड क्या करना है, HKL। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हमको P अनुपात Q अनुपात R दे रखा है 2:3:4, A अनुपात B अनुपात C दे रखा है 4:3:2, तो हमें HKL की क्या वैल्यू फाइंड करना है। तो बेटा सबसे पहले हम P Q और R को क्या करेंगे हम, क्योंकि PA अनुपात QB अनुपात 2C जो क्वेश्चन में दे रखा था हमको, ये दे रखा P अनुपात Q अनुपात R अनुपात, अर्थात एक तल द्वारा अक्षों पर काटे गए अंतःखंड क्रमशः 2a 3a 4a तथा अक्षों का अनुपात A अनुपात B अनुपात C 4:3:2। तो P Q A क्या लिखेंगे हम, सर्वप्रथम लिखेंगे अंतःखंडों और उनको अनुपातों में, ये लिखते हैं हम PA अनुपात, फर्स्ट स्टेप में ये तो ये बताया था आपको, देखो स्टेप फर्स्ट में बताया था, क्या लिखना है हमको, PA इंटू QB अनुपात RC, तो हम वही कर रहे हैं बेटा, अनुपात RC। यहां जो हमको ये जो मान दे रखा है हमको, ये PQ बार का नहीं दे रखा है, ये मान दे रखा है हमको PA अनुपात QB अनुपात RC का मान दे रखा है हमको 2:3:4, और ABC अनुपात का मान दे रखा है हमको 4:3:2। अर्थात ये जो वैल्यू थी हमने लिखी थी यहाँ पर, ये इसकी नहीं है, किसकी वैल्यू है, PA अनुपात QB अनुपात RC का जो मान दे रखा है 2:3:4, ABC का 4:3:2, अर्थात इसका मान हमको दे रखा है 2:3:4, ABC का अनुपात दे रखा है, तो हम किसका अनुपात निकालें, देखना बेटा P अनुपात Q अनुपात R किसके बराबर मिलेगा भाई, 2/4, 3/3 और 4/2। क्यों मिला, क्योंकि बेटा PQR कैसे मिलेगा हमको, ये जब मिलेगा जब हम इस अनुपात में किसका भाग दे दें, अरे A का मान रखें, B का मान रखें, C का मान रखें, तो हमें किसका मिल जाएगा, P अनुपात Q अनुपात R। अर्थात जो हमें P अनुपात Q अनुपात R की जो वैल्यू फाइंड हुई वो मिली बेटा हमको 1/2 अनुपात 1/2।
आपको पी क्यू आर अनुपात की वैल्यू मिल चुकी है, तो उसके बाद क्या करते हैं हम बेटा, आपको बताया था क्या लेते हैं इनका व्युत्क्रम, अर्थात अब हम निकालेंगे 1/p अनुपात 1/q अनुपात 1/r। p का मान क्या था 1/2, 1/2 का व्युत्क्रम क्या हो गया बेटा 2, 2 अनुपात q का मान क्या था 1, 1 का व्युत्क्रम 1, r का मान क्या था बेटा 2, तो 2 का व्युत्क्रम क्या हो गया 1/2। अब क्या करेंगे बेटा, इसी के बटे कुछ नहीं तो उसके बटे क्या मानते हैं 1, अर्थात इसके बटे क्या लिख सकते हैं 1, इसके बटे क्या लिखेंगे 1, 1 1 2 का एलसीएम कितना आएगा 2, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये मिलेगा हमको 4, 2 का मल्टीप्लाई 1 से 1 इंटू 1 2, 2 का मल्टीप्लाई 1/2 से 1, तो हमारे जो मिलर सूचकांक मिले या एच के एल वो मिलेंगे बेटा 4 2 1। समझ में आया कि नहीं आया? एक बार वापस चलते हैं बेटा क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन में हमको दिया हुआ था कि पी ए अनुपात क्यू बी अनुपात आर सी अनुपात 2:3:4 एवं ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात 4:3:2, इसका मान ज्ञात करना है एच के एल का। तो हम पी क्यू आर का मान निकालेंगे कैसे, ए बी सी का मान रख देंगे तो हमें क्या मिलेगा 2/4 अनुपात 3/3 अनुपात 4/2, सोल्व किया तो 1/1 1/2 अनुपात 1/2। किसका मान मिला हमको P अनुपात Q अनुपात R 1/2 अनुपात 1/2। अब क्या निकालना है हमको 1/P अनुपात 1/Q अनुपात 1/R, 2/1 1/1 1/2। एलसीएम क्या गया 2, 2 का मल्टीप्लाई 2 से 4, 2 का मल्टीप्लाई 1 से 2, 1/2 का मल्टीप्लाई 2 से 1, तो जो मिलर सूचकांक क्या मिला 4:2:1। ऐसे बेटा एक क्वेश्चन और करते हैं। बेटा अब जो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मिलर सूचकांक के प्रॉपर्टीज हुए, मिलर सूचकांक की दिशा, मिलर सूचकांक के तल एवं मिलर सूचकांक के तलों के परिवार, उनको कैसे निरूपित करते हैं, कैसे प्रदर्शित करते हैं, वो सब कुछ नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है।